ईश्वर का चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर का चमत्कार। सुबह के 5 बज रहे थे। पूरा घर बिस्तर पर चाय ताने सो रहा था। तभी बाहर से कुछ खटपट की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर विकास की नींद खुल गई और अपनी पत्नी कंचन को उठाते हुए बोला, यह कैसी आवाज आ रही है? कंचन ने उबासी लेते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, झाड़ू लगा रही होगी। अब मुझे बेचैन से सोने दो। पार्टी करके देर रात को आई हो, नींद भी मेरी पूरी नहीं होती और आप मुझे उठा देते हैं। ऐसा कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर विकास तो हैरान रह गया। अरे माँ, बाहर झाड़ू लगा रही और तुम रजाई ताने सो रही हो। कुछ तो लिहाज करो सास का। अगर ज़्यादा अजीब लग रहा है तो जाकर माँ के साथ झाड़ू लगा दीजिए। अरे उनको क्या काम होता है? दिन भर एक मंदिर से दूसरी मंदिर, कभी पड़ोसी के घर, सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं। उनको क्या काम होता है? अरे मैं कहती हूँ, जब उन्हें दिन भर बाहर रहना है तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। घर में आते ही क्यों है? कैसी बातें कर रही हो तुम कंचन? सुबह सुबह ही गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी। तुम बाहर हॉल में झाड़ू लगाते हुए सावित्री देवी के कानों तक बात चली गई। उन्हें यह सब सुनकर बड़ा झटका लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पर बेटा तो माँ के पक्ष में ही बोल रहा था। वो तो तुम्हारी सब्जी वगैरह काट देती है और घर में नौकरानी लगा रखी है, झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। अगर आज काम वाली बाई नहीं आई है तो क्या तुम झाड़ू नहीं लगा सकते? हर दूसरे दिन तुम पार्टी पर चली जाती हो, कभी इस सहेली के घर, कभी उस सहेली के घर। तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखता है? माँ ही तो देखती है। तो क्या हुआ? ऐसे तो बहुत पोते पर प्यार लुटाती फिरती है। अपने पोते को देख लेती तो क्या एहसान कर देती है? काम करके थक जाती हूँ तो थोड़ा एंजॉय करने के लिए अपनी सहेलियों के घर चली जाती हूँ। तो क्या मैं 24 घंटे इस घर में अकेली बेचती रहूँ? तो विकास झल्ला कर बोला, पहले भी जब हमारा रोहन छोटा था, 6 महीने का था, पूरी पूरी रात जगाता था, तो माँ को बच्चा पकड़ा देती थी। यह कहती थी कि दिन भर तो आप कोई काम नहीं करती और मैं काम में लगी रहती हूँ, तो आप बच्चा देख सकती हैं। सोने नहीं देती थी। उनको पकड़ाकर पूरी रात तुम आराम से घड़ियाँ तोड़ती थी और माँ तुम्हारे बच्चों को देखती, बेचारी रात भर जागती और सुबह उनकी तबीयत भारी हो जाती। अब तुम इतना माँ का प्रवचन क्यों दे रही हो? मुझे सोने दो। दरअसल कंचन को बड़ी चिढ़ मची रहती थी कि बेटा बस माँ ही करता रहता है। सुबह हुई तो कंचन किचन में नाश्ता बनाने के लिए गई तो देखा सासू माँ नाश्ता बना चुकी थी और उनके पति विकास डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उठ गई बहू, आज तुम्हें उठने में देर होगी तो मैंने सोचा मैं ही नाश्ता बना दूँ। सावित्री जी ने कहा, जाओ बहू, तुम्हें नाश्ता कर लो। विकास बोला, जब तुम्हें पता है माँ ब्लड प्रेशर की मरीज है, ज़्यादा काम करती है तो हाफने लग जाती है, तो तुम देर तक क्यों सोती रहती हो? सारा दिन तुम करते ही क्या हो? बीच में सावित्री जी बोली, बेटा सुबह सुबह कुछ हंगामा मत करना, नाश्ता करने दे बहू को शांति से। तू तो कितना कड़वा है, नमक का कुछ पता नहीं। कंचन ने एक चम्मच पोहे का निवाला मुंह से टोकते हुए कहा, माँ जी पोहे में नमक कम है। तो विकास बोला, नहीं नमक तो मुझे सही लग रहा है। जिसकी जबान कड़वी होती है उसे स्वाद का पता नहीं चलता। उनका 7 साल का पोता रोहन बोला, हाँ माँ, नमक तो मुझे भी सही लग रहा है। दादी तो कितना अच्छा खाना बनाती है, दादी के हाथों में तो जादू है। कहकर वो दादी के गालों को चूम लेता है। कंचन की टेढ़ियाँ चढ़ जाती है। बाप तो बाप, बेटा भी दादी की गुण गा रहा है। अब तो उसके दिमाग में भूत सवार हो गया कि उसे सास को किसी भी तरह वृद्धाश्रम भेजना है ताकि वो घर में चैन से जी सके। हर समय दादी दादी माँ का लाभ सुनकर उसे बहुत बुरा लगता था। तभी खुराफाती आइडिया उसके दिमाग में आने लगा, माँ जी आपको तो पता है मैं सबसे पहले सलाद खाती हूँ, सलाद आपने नहीं बनाया। अरे बहू, मैं तो फ्रिज खोला था ना, टमाटर था न खीरा, कोई भी सब्जी वगैरह नहीं है। विकास बोला, एक तो तुम दिन भर घर में रहती नहीं हो,
पूरा दिन बाहर अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करती हो। घर में क्या है क्या नहीं इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ऊपर से तुम माँ को दोषी ठहरा रही हो। माँ ने सलाद नहीं काटा विकास, तुम बीच में मत बोलो, मैं सब देख लूँगी। और कौन सा तुम काम से घर लौटते समय साथ में सब्जी ले आती हो। बहू बेटा तो ऑफिस के काम से थक जाता है, इसलिए तो मैं मंदिर से लौटते समय साथ में सब्जी ले आती हूँ। पर कम तुमने मुझे कोई लिस्ट नहीं थमाया तो मैं कैसे लाती। लिस्ट नहीं दिया तो क्या मांग नहीं सकती थी, या फ्रिज खोल कर देख नहीं सकती कि क्या सामान है क्या नहीं। आपने भी तो चूल्हा चौका किया होगा अपने ज़माने में, घर गृहस्थी संभाला होगा, इतना तो आपको अकल होगा। इस समय पोता रोहन बोला, माँ दादी को मत डांटो, दादी ने इतने प्यार से हम सबके लिए नाश्ता बनाया है और आप उन्हें डांट रही हो। उनको थैंक यू कहो। दादी चलो ना अब हम खेलते हैं, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है ना, नहीं तो माँ तुम्हें ऐसे ही सुना सुना कर कान खा जाएगी। दादी के प्रति पोती का इतना बेशुमार प्यार देखकर तो कंचन जैसे जल भुन गई। नाश्ता करके विकास ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद कंचन तिल मिलाते हुए अपनी सास सावित्री जी को आवाज़ लगा रही थी, पर सावित्री जी तो अपने कमरे में पोते के साथ बैठी बातें में मशगूल थी। पैर पटकते हुए उनके कमरे में गई तो देखा रोहन दादी की गोद में उनसे प्यार भरी बातें कर रहा था। दादी कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैं 8 साल का हो जाऊंगा और मैंने पापा से आपके लिए 2 साड़ी मंगवाई है, क्योंकि बेटा जन्मदिन तुम्हारा है और तुम मेरे लिए साड़ी मंगवाओ। हाँ दादी मैं देख रहा हूँ आप बस वही 2 साड़ी पहनती हो और कुछ नया तो पहनती नहीं, और माँ के पास ब्रांडेड कपड़ों की भरमार है। पापा जब भी माँ को पैसे देते हैं कि दादी के लिए साड़ी ले आना, तो सारे पैसे अपनी शॉपिंग पे अपने फैशन पे खर्च कर देती है। आप तो वही पुरानी साड़ियों में ही लिपटी रहती हो, इसलिए मैंने पापा को बोला है इस बार दादी के लिए 2 नई साड़ी खरीद कर खुद लाना। सावित्री जी छोटे से मासूम बच्चों की बात सुनकर भाव विभोर हो गई और उनके सर पे हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देने लगे। कितना समझदार है पोता। इस समय सावित्री जी अतीत की यादों में चली गई। जब पिछली बार पोते का जन्मदिन था तो उनके पास एक भी नई साड़ी नहीं थी। विकास बेटे से कहा कि वो मार्केट में जाकर एक नई साड़ी ले आती है, तो विकास बोला, माँ अभी तो देर हो गई है, आप पहले क्यों नहीं बोले। मैं तो पैसा दिया था साड़ी लाने के लिए, लगता है कंचन भूल गई। तो मैं आपको कंचन की अलमारी से उसकी साड़ी ला कर देता हूँ, आप वो पहन लीजिए। अभी सब मेहमान आ गए हैं, मैं कहाँ बाजार जा पाऊँगा। सावित्री जी ने बहू की साड़ी पहनने इस समय कंचन आई और यह बताने की सब मेहमान आ चुके हैं, चलिए सब लोग हॉल में चलते हैं। कहते हुए कंचन की नज़र सासू माँ पे पड़ी तो वह घुर्राते हुए बोली, मैंने आपको ये साड़ी कब दी है, यह तो मेरी नई साड़ी है, अभी के अभी आप इसको खोलिए। खबरदार जो यह साड़ी पहनकर बच्चों के जन्मदिन पार्टी में आई, कहकर उनकी साड़ी खींचने लगे। अचानक से बैलेंस बिगड़ने पर सावित्री जी धम से जमीन पर गिर गई और उन्हें चोट आ गया। यह सब देखते हुए विकास ने झट से कंचन के गालों पे 2 थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ़ औरत, एक तो माँ को कोई साड़ी लाकर नहीं दिया, ऊपर से माँ की साड़ी खींच के उन्हें गिरा रही हो, तमीज बेच खाई है क्या। और विकास अपनी माँ को सहारा देते हुए उठाया। सावित्री जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। चाहे तो कहाँ जाए, उनकी जिंदगी में उनके बेटे के अलावा और कौन था। न माँ थी न पिता, दोनों स्वर्ग से धार गए थे। केवल एक बहन थी जिसकी हालत उनसे भी बदतर थी। सावित्री जी का बेटा तो कम से कम उनसे प्यार करता था, पर वो तो उनकी बहन गायत्री की बहू के साथ साथ बेटा भी नालायक था। कभी अपनी माँ को फ़ोन से बात करने भी नहीं देता था, हर समय माँ पर जुल्म करते थे। बेचारी सावित्री जी कभी अपनी बहन का हाल चाल भी नहीं ले पाते थे। जब कभी वो फ़ोन लगाकर बात करना चाहती तो बेटा यह कहकर फ़ोन काट देता कि मौसी आप हमें डिस्टर्ब मत करिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। चुटकियाँ बजाते हुए कंचन बोली, सासू माँ कहाँ खो गई। तो सावित्री जी अतीत के गलियारों से बाहर निकलती, वो क्या है ना, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, साड़ी की सेल लगी हुई तो
अपनी सहेलियों के साथ वहीं जा रही हूँ, पैसे भी बचेंगे इसलिए आप खाना बना लेना कहकर वह चली गई। सावित्री जी तो बेचारी पहले भी बहू का काम में मदद कर देती थी ताकि बहू को कोई परेशानी न हो, पर बहू तो अब आए दिन जुल्म करते जा रही थी। बेटा की गैर हाजिरी में अब उनसे ही सारा काम करवाती। सावित्री जी बोली, ठीक है बहू, और हाँ माँ जी, रोहन का ध्यान रखना, बहुत शरारती हो गया है, थोड़ा इसको भी खाना दूध दे देना, सारा दूध तुम ही घटक मत जाना कहकर वो मोबाइल उठाकर चलने गई। इधर सावित्री जी किचन में खाना बनाने में बिजी हो गई। उधर रोहन आंगन में खेल रहा था। तभी बाहर सड़क पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो गेंद उछलते हुए रोहन के माथे पे जा टकराया और वो गिर गया। गिरने से नहीं, लेकिन पास पड़ी आंगन में गमले से वो उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई। उसके सर से खून बहने लगा। दादी कहकर रोहन चिल्लाने लगा तो सावित्री जी घबराते हुए किचन से दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो देखा रोहन के सर से काफ़ी खून बह रहा था। वह एकदम डरी सी गई, क्या करे। इस समय सैंडल की टक टक की आवाज़ से दरवाजे की तरफ से सावित्री जी मुड़ी तो देखा बहू आई थी। सो रोहन की ऐसी हालत देखकर उसकी जान निकल गई। कंचन बोली, माँ जी, एक छोटा सा बच्चा आपसे संभाला नहीं गया, क्या करती हैं आप? मैं तो अपना पर्स लेने आई थी, क्या हो गया मेरे कलेजे को, टुकड़े को? तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागती है। अब वहीं से अपने पति विकास को कॉल करती है। विकास हॉस्पिटल भागता हुआ पहुंचता है तो कंचन बोली, आपकी माँ की वजह से आज मेरे बच्चे की ऐसी हालत है, अगर कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इनका घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। चुप हो जाओ कंचन, तमाशा बंद करो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। देखिए, आपके बच्चे को सर पे छोटी सी चोट आई थी, डरने की कोई बात नहीं है, अभी बस सो रहा है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। तब जाकर सावित्री जी की सांस में सांस आई। लेकिन घर पहुंचकर तो कंचन एकदम जैसे ठान कर बैठ गई कि अब सासू माँ को घर से बाहर करना ही है। सुनिए जी, मैं तो मार्केट अपनी बेटी को ले जाना चाह रही थी, पर माँ जी है कि जिन्होंने मुझे मना किया कि मैं रोहन को संभाल लूँगी। बहू तो मुँह पे झूठ बोल रही थी। सावित्री जी सदके में आ गई। उन्हें कंचन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा, बहू झूठ बोल रही है। इतना सुनते ही बहू ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आप अभी के अभी वृद्धाश्रम में छोड़ो, नहीं तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी, फिर करना अपनी माँ की गुलामी। सावित्री जी रोती रोती अपने कमरे में चली गई। रात को देर तक उन्हें नींद नहीं आई। सावित्री जी सोचने लगी कि मैं रोहन की दुश्मन थोड़ी न हूँ, उसकी दादी हूँ, उसका भला ही सोचती हूँ। सोचते सोचते उन्हें बहुत तेज खांसी आने लगी। माँ की खांसने की आवाज़ सुनकर विकास करीब 2 बजे अपनी माँ के पास आया। क्या हुआ माँ, नींद नहीं आई? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि घर में आए दिन मुझसे लेकर कलेश होता रहता है, तो क्यों ना मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ आओ ताकि घर में शांति बनी रहे। अगर मेरे वृद्धाश्रम जाने से तेरे गृहस्थी में खुशहाली रहती है तो तुम मुझे कहीं दूर के वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। माँ, तुम पागल हो गई हो? क्या कोई बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ता है? नहीं माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी गोदी में अपना सर रखकर विकास रोने लगता है। माँ उसे दिलासा दिलाती है, बेटा तुम मुझसे मिलने वहाँ आज आना, कम से कम तेरी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में शांति बनी रहेगी। अब जिद्दी छोड़, देख रोहन अभी सो रहा है, तू मुझे वृद्धाश्रम ले चल। माँ की बार बार जिद पर विकास अपने दिल पे पत्थर रखे भारी मन से माँ को सुबह होते ही वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। रास्ते पर उदास था और शांत रहा, कुछ नहीं बोल रहा था, पर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने को मजबूर हो गया था। दूसरे दिन वहाँ से लौटने पर रोहन पूछने लगा, पापा दादी कहाँ है? वो घर पे नहीं दिख रही। तो विकास ने कहा, बेटा दादी को बहुत खांसी आ रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं। अभी वो कुछ दिन के बाद आएगी। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बोला। लेकिन कंचन तो सब जानती थी, इसलिए वह खुशी चहक रही थी कि चलो सास नाम का सिर दर्द तो पीछा छूटा। रोहन बोला, पर पापा दादी जल्दी आ जाएगी ना, मेरा उनके बिना मन बिल्कुल नहीं लगता। हाँ बेटा, दादी जल्दी आ जाएंगे, अभी तुम स्कूल जाओ, फिर हम कुछ दिन बाद दादी को घर ले आएंगे।
विकास अपनी माँ को वृद्धाश्रम तो छोड़ आया, लेकिन उसका घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अपना मन बहलाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक चुका था। रात को देर से घर आता, फिर इसी बीच कंपनी की तरफ से उसे 3 महीने के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल गया। पर वो विदेश जाने से पहले अपनी माँ से मिलकर जाना चाहता था, लेकिन काम के दबाव के कारण उनसे मिलने न जा सका। ऐसे समय बीतता गया। फिर एक दिन वृद्धाश्रम के मैनेजर ने फ़ोन किया। हेलो, आप विकास बोल रहे हैं? जी, आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी माँ का कल रात हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो आपने जल्दी से अपनी माँ का बॉडी ले जाइए। विकास ने अपनी माँ की मौत की खबर सुनी तो उसका शरीर चितपट हो गया। वो निशब्द रह गया। मिस्टर विकास, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? एकाएक वो होश में आया। जी, बस मैं 3 घंटे में पहुंचता हूँ, पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट ढीली हो गई। वह विदेश में ही फंसा रह गया। उसने अपनी पत्नी कंचन को फ़ोन लगाया और रोते जा रहा था। क्या हुआ विकास? तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? कंचन, तुरंत माँ के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए निकल जाओ। मैं नहीं आ सकता, फ्लाइट में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। क्या माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बची? पर विकास, तुमने न्यूज़ नहीं देखा? नैनीताल में तो भयंकर बारिश हो रही है, बाढ़ आने की संभावना है। वहाँ तो हाई अलर्ट घोषित हुआ है। ऐसे हालात में मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और ऐसे में मैं अकेले बच्चों को लेकर कैसे जाऊँ? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कंचन ने ड्राइवर को फ़ोन लगाया और विनती की। ड्राइवर तो जाने के लिए तैयार हो गया, पर रास्ते में काफ़ी बारिश होने की वजह से गाड़ी के इंजन में पानी चला गया और गाड़ी वहीं रुक गई। तो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, यह बारिश भी बंद होने वाला नहीं, बाढ़ आने की संभावना है। यह पहाड़ी इलाका है, हमारी जान को खतरा है। हम घर लौट चलते हैं, नहीं तो हमारी भी जान जा सकती है। दूसरी तरफ वृद्धाश्रम से फिर से फ़ोन आया। अगर आप लोग कल सुबह तक नहीं पहुंचे तो वृद्धाश्रम के मैनेजर खुद आपकी माँ का अंतिम संस्कार कर देंगे, कहकर फ़ोन रख दिया। पर ऐसी स्थिति आ गई थी कि विकास अपनी माँ का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। 3 दिन बाद जब रास्ता साफ हुआ, बारिश बंद हुई और विकास बौखलाता हुआ घर पहुँचा तो सबसे पहले उसने कंचन के गाल पे गुस्से से थप्पड़ जड़ दिया। यह सब बस तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। मैंने अपनी माँ का खो दिया। कंचन, मेरी माँ मर गई। वह आत्मकलीन से भर गया और मैं कितना क्रूर था। माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। जिस माँ ने मुझे नादों से पाला, अपनी मुसीबत को भूलकर अपना पूरा जीवन मुझ पर निछावर कर दिया, मैं उस माँ से नहीं मिल पाया। मेरी माँ खड़कती थी ना, लो अब वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो रोता रह गया। इधर कंचन शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। बाहर दरवाजे पर खड़ा रोहन ने सब सुन लिया कि उसकी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो वह एकदम गुमसुम सा हो गया, न कुछ बोलता था न हंसता था। 2 दिन बाद विकास अपनी माँ की अस्थियाँ लेने वृद्धाश्रम पहुँचा और बिलखती हुए माँ की अस्थियों को गंगा में विसर्जन करा। फिर खाली हाथ वहाँ से लौट आया। घर आया तो बहुत व्याकुल था, बिलख रहा था और रोहन था कि एकदम चुप था। वह एक जगह बैठा रहता, एकटक नजरे से कहीं देखता रहता, जैसे उसे तो बहुत बड़ा सदमा लग गया है कि माँ और पिता ने उसे झूठ बोला कि दादी बीमार है। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। न वो स्कूल जा रहा था, न ठीक से खाना खा रहा था। कंचन को अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो भी खूब पछताने लगी, अपना सिर दीवार पर पटकने लगी कि मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। धड़ाम की आवाज़ से उसने रोहन की तरफ देखा तो वो बिस्तर से ज़मीन पे गिर पड़ा हुआ था। उसे उठाई तो उसका शरीर आग के गोले की तरह तप रहा था। रात काफ़ी हो गई थी। डॉक्टर मिलना मुश्किल था, इसलिए वो अपनी एक सहेली के घर गई, क्योंकि उसके पति का नोएडा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। वो बहुत अच्छा डॉक्टर थे। उसे कुछ ज़रूरी दवाई दी। अगर कंचन ने यह सब दवाई दिया, पर उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से एक बार डॉक्टर पर टीम के पास विकास और कंचन दोनों गए। विकास ने उन्हें सारी बात बता दी कि वो दादी के अचानक गुजर जाने से
सदमे में आ गया। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर प्रतिम ने कहा, देखिए कंचन जी, आप मेरी वाइफ की सहेली है, इसलिए आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ। ऐसी हालत में बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, अपनेपन की ज़रूरत होती है। आप तो अपनी पार्टियों में बिजी थी, पर रोहन को ज़्यादा प्यार उसकी दादी से मिला। जब वो बहुत छोटा था उसी माँ की ममता दादी से मिली, पर आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि दादी उसे संभाल सकती है। इसलिए आप मेरी बात माने, किसी बूढ़ी महिला को उसकी दादी बिठाकर उसके पास ले जाए, शायद ठीक हो जाए, नहीं तो भगवान ही इसका मालिक है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, पर हम बूढ़ी दादी कहाँ से लाएंगे? शायद मैं आपका मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर प्रतिम ने कहा, मेरे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी अम्मा आई है जिसको आज डिस्चार्ज होना है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है। अगर आप उन्हें अपने घर ले जाए तो मैं वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करता हूँ, क्योंकि वो वृद्ध आश्रम से आई है इलाज करवाने। उन्हें डॉक्टर की बात थोड़ी अटपटी सी लगी। विकास और कंचन अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए वो अस्पताल में उस बूढ़ी अम्मा से मिलने गए। बूढ़ी अम्मा बड़े ध्यान से विकास और कंचन को देख रही थी। बूढ़ी अम्मा बड़ी अजीब थी, उसके बाल छोटे छोटे थे, आंखों में चश्मा और थोड़ा शरीर से भारी थे और चेहरे पे जगह जगह चोट के निशान थे। विकास और कंचन डॉक्टर के चैम्बर में गए। डॉक्टर साहब, ये अम्मा तो मोटी है, उनके बाल छोटे हैं। रोहन तुरंत जान जाएगा कि यह उनकी दादी नहीं है, क्योंकि उनकी दादी के बाल बहुत लंबे थे और चश्मा भी नहीं लगाती थी और इतनी मोटी भी नहीं थी। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों के जीवन की परवाह है तो आप यह सब मत देखिए। वात्सल्य प्रेम पाकर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। और क्या जाने भगवान क्या चमत्कार करना चाहता है, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं। डॉक्टर की बात मानते हुए अम्मा को अपने घर ले गया। घर जाकर विकास ने कहा, रोहन यह देखो कौन आया है, तुम्हारी दादी आई है। दादी को देखते ही रोहन ने आज पहली बार एक्टिव किया, पापा दादी तो भगवान के पास चली गई और वहाँ तो कोई वापस नहीं आता। रोहन, भगवान ने तुम्हारे लिए दोबारा भेजा है ताकि तुम इससे खेल सको। तुम रोते हो ना तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, पर पापा दादी इतनी मोटी हो गई है। बेटा, पहले की तरह दादी इतना काम नहीं करती, तो बैठे बैठे मोटी हो गई है। रोहन दादी से लिपट गया और दवा खा लिया। फिर बोला, माँ मुझे जलेबी खाना है। दादी, आपको जलेबी पसंद है ना? यह सुनकर कंचन खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बच्चों को हंसता देखना किस माँ को नहीं पसंद है। 2 दिनों में रोहन का बुखार फुल हो गया। दादी के आते ही वह स्कूल जाने लगा। फिर स्कूल से आने के बाद उनके आगे पीछे घूमता, उसे खूब खेलता, बातें करता। अम्मा का भी उनके घर में मन लग गया था। विधि का विधान तो देखे, जो दादी अपने बच्चों को इतना प्यार करते थे उसे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया और आज अपने बच्चों की खुशी के खातिर किसी अजनबी को दादी बनाकर घर लाया गया। कंचन की खुशी से उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े कि काश वो अपनी सगी सास को इतना सम्मान न करती, उनकी ममता को समझ पाती। अब कंचन अम्मा से बहुत प्यार से बातें करती। विकास भी खुश रहता, अम्मा को अपनी माँ की तरह भी मानता, उनसे खूब बातें करता और कंचन भी उनकी पसंद का खाना बनाती। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक दिन रोहन को दादी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आया। वो बोला, पापा दादी को आपके जन्मदिन का फोटोग्राफ दिखा रहा था, पर दादी किसी को पहचानी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो विकास बोला, बेटा दादी बूढ़ी हो गई है ना, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, अभी दवा चल रही है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। विकास के मन में एक कसक रहती थी कि काश ऐसा प्यार भरा वातावरण उसकी माँ के समय में ही रहता। वो अपनी माँ के लिए कितना तड़पा। एक दिन कंचन बाजार गई थी। घर में रोहन और अम्मा जी दोनों अकेले थे। तभी बारिश शुरू हो गई। अम्मा जी जैसे कपड़े उतारने छत पे गई तो उनका पैर फिसल गया और वो धड़ाकते हुए नीचे सीढ़ियों से गिर पड़ी और उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई। रोहन रोने लगा। दादी को क्या हो गया? रोहन ने कंचन को फ़ोन किया। कंचन घबरा कर आए तो वो भागते हुए डॉक्टर प्रतिम के चैम्बर में पहुंची। कुछ समय के इलाज के बाद डॉक्टर प्रतिम बाहर आए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, अम्मा जी की याददाश्त वापस आ गई।
उन्हें अब सब कुछ याद आ गया है। विकास और कंचन का तो मुंह लटक गया। वो सोचने लगी अब अम्मा जी हमारे घर आएगी या नहीं। वो उनसे मिलने कमरे में गए तो अम्मा जी बोली, गुड्डा बेटा, बहू कंचन और रोहन कहाँ है? उसके यहाँ नहीं लाए। अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर विकास तो खूब दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस नाम से तो उसकी माँ उसे पुकारती थी। बचपन में यह नाम अम्मा जी को कैसे पता? विकास बोला, आप कौन है बेटा? तू अपनी माँ को नहीं पहचानता? मैं तेरी माँ हूँ। अगर आप मेरी माँ हैं तो जो वृद्धाश्रम में वो औरत मरी थी वो कौन थी? उसके मन में अनेकों सवाल उठने लगे। और तुम कहाँ यहाँ कैसे? तुम तो वृद्धाश्रम में थी, तुम्हारे बाल इतने छोटे। इस पहेली को सुलझाने के लिए अमित डॉक्टर से पूछा। वृद्धाश्रम का पता लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ से अम्मा जी आए थे। आश्रम के मैनेजर ने बताया कि कुछ दिनों पहले यह नैनीताल से हमारे वृद्ध आश्रम में आए थे। उनके सर पर काफ़ी चोट लगी थी, इसलिए बड़े अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया। हो सकता है दोबारा सर में चोट लगने से उनकी याददाश्त वापस आ गई है। सच्चाई जानकर तो विकास अपनी माँ से लिपट कर खूब रोने लगा। माँ, अब हम तुम्हें अपनों से दूर नहीं जाने देंगे। बेटा रोहन, तुम्हारी दादी एकदम अच्छी हो गई है। रोहन बोला, दादी अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। कंचन भी अपने सासू माँ से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगी। मृत्यु ने भी घुटने दे दिए। हमारे प्यार के आगे विकास और कंचन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब खुशी खुशी घर आए, पर माँ अगर जिंदा है तो वो औरत कौन थी जिससे उन्होंने दाह संस्कार किया और उनके आस्तिक विसर्जन को विकास ने गंगा में विसर्जन किया? इस पहेली की गुत्थी को सुलझाने के लिए विकास ने नैनीताल में मैनेजर को फ़ोन लगाया और सारी घटना बताई कि गलती कहाँ हो गई। बात की तह तक पहुँचने के लिए मैनेजर ने 2-3 दिन का समय मांगा। फिर मैनेजर ने जो बात बताई उसे तो विकास के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि आश्रम में आपकी माँ की एक हमशक्ल गायत्री नाम की औरत थी। जिस तरह गायत्री वर्मा की मृत्यु हुई थी, उसी दिन आपकी माँ का पैर फिसलने से एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि दोनों का शक्ल सूरत एक जैसा था, वहाँ के मैनेजर 10 दिनों की छुट्टी पे थे। उन्होंने जिसको कार्यभार सौंपा था, उनकी अज्ञानता के कारण यह गलती हो गई। क्योंकि दोनों की फ़ोटो सेम थी और जानकारी से पता चला कि वो आपकी माँ की जुड़वा बहन थी, जो मौत से एक दिन पहले ही उस आश्रम में आई थी और अपने घर को याद करके तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई थी। आपकी माँ को ज़्यादा चोट लगी थी, इसलिए उन्हें नोएडा भेजा गया, जहाँ पर प्रतिम गुप्ता के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। क्योंकि सर पे चोट थी तो उनके बाल काटने गए। चेहरे पे चोट थी, जगह जगह निशान हो गए थे और बूढ़ी हो रही थी, इसलिए आंखों पे मोटा चश्मा लगा दिया गया। हर समय बैठी रहती थी, इसलिए मोटी हो गई थी। सारी गुत्थी सुलझ गई थी। विकास को याद आया कि उसकी माँ और मौसी जुड़वा बहनें थी। सबको ईश्वर के चमत्कार पे विश्वास हो गया। जिनका आस्तिक विसर्जन कर दिए गए थे वो जिंदा मिली और उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार ने माँ के महत्व को समझा। कंचन तो शर्म से सर झुकाए खड़ी थी कि आज उसकी सास ने उनके बेटे को एक नया जीवन दिया। अब सब प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सानिया वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।